हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सर्कल। और इसमें हम देखने वाले हैं 3.1। तो चलिए 3.1 के सम्स को सॉल्व करने से पहले थोड़े से बेसिक्स देख लेते हैं। जैसे पहले समझते हैं रेडियस। और मैं जानता हूँ रेडियस आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ ब्रशअप कर रहे स्टूडेंट्स। तो एक सर्कल अगर है आपके पास और उसका एक सेंटर है और सर्कल के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट है, कहीं पे भी, तो कहीं पे भी समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सिर्फ 4 पॉइंट्स लिया, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हो। तो उस सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट को मिलने वाले सेगमेंट को या डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो ये एक रेडियस है, उसी तरह ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो रेडियस हमने देखा। अब हमको देखना है टेंजेंट किसको बोलते हैं, ये भी आपको पता भी होगा। तो टेंजेंट किसको बोलते हैं देखिए, तो एक सर्कल है और एक सर्कल के ऊपर एक ऐसा लाइन जा रहा है जो सर्कल को टच कर रहा है स्टूडेंट्स, ना कि देखिए टच कर रहा है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। अब अगर वो टच कर रहा है तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक टच कर रहा है, ज़्यादा दूर तक टच कर रहा है, जबकि ऐसा रियल में नहीं होता है और ना ही ये कोई परफेक्ट ड्राइंग भी है। रियल में वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है और उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है स्टूडेंट्स। तो ये एक टेंजेंट है और ये उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ऐसे हम और भी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये अगर एक टेंजेंट है तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना सकते हैं। ये अगर टेंजेंट है तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ सकता है उसका। फिर अगर ये देखते हैं तो क्या ये भी एक टेंजेंट है? तो ये टेंजेंट नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि टेंजेंट सर्कल को टच करके जाता है, टच करके, ना कि उसको इंटरसेक्ट करके जाता है। जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट होके गया है, जो 2 पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो ये एक सीकेंट है स्टूडेंट्स, इसको याद रखिए, ये एक सीकेंट है। सीकेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करके जाता है, तो ये एक टेंजेंट नहीं है, ये आपको याद रखना है। फिर आप और एक टेंजेंट बना सकते हो। तो होप करता हूँ कि आपको टेंजेंट समझ में आ गया स्टूडेंट्स, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप ज़रूर समझिए और ये सारी चीज़ रेडियस समझिए। तो चलिए इसके बाद आगे और कुछ समझते हैं। टेंजेंट थ्योरम क्या होता है? थ्योरम तो हम नहीं करने वाले, सिर्फ समझने वाले हैं। तो टेंजेंट थ्योरम हम किसको बोलेंगे, और आपको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि एक आपको समझना है टेंजेंट थ्योरम और एक आपको समझना है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, जिसके कुछ देर के बाद बताऊंगा मैं। टेंजेंट थ्योरम और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम दोनों का रूल डिफरेंट है स्टूडेंट्स। तो टेंजेंट थ्योरम किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? तो अगर हमारे पास किसी सर्कल में रेडियस भी है और किसी सर्कल में टेंजेंट भी है उसी सर्कल में, तो उन दोनों को मिला के एक रिलेशन मिलता है, हमको एक रूल मिलता है। उस रूल को बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। जैसे यहाँ पे अगर एक सर्कल है और एक टेंजेंट है, तो सर्कल का टेंजेंट का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और सर्कल का एक सेंटर है। तो ध्यान से सुनिए, एक सर्कल का सेंटर है, एक टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर आप सर्कल के सेंटर को और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे तो वो एक रेडियस भी बन जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसके पहले देखा था कि सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है और अगर सर्कल का सेंटर है उसको ज्वाइन करेंगे तो वो रेडियस होता है। तो ये एक रेडियस हो जाएगा। तो अगर ये एक रेडियस है और ये एक टेंजेंट है, लेकिन रेडियस जो है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आके मिला है, यहाँ वहाँ नहीं गया है, बल्कि वो कहाँ पे आया है? टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आया है। तो यहाँ पे आपको ये जो एंगल है, ये एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा। इसको बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। तो जब भी आप टेंजेंट थ्योरम अप्लाई करोगे तो आप अगर 2 चीज़ देखते हो कि आपके पास एक टेंजेंट है और आपके पास एक रेडियस है, तो आप डायरेक्टली सामने वाले को बोलोगे कि ये एंगल 90 डिग्री है और रीज़न बोलोगे टेंजेंट थ्योरम। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप देखिए, अगर आप एक, फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप एक टेंजेंट देखते हो, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, और एक आप रेडियस देखते हो, तो इतना 2 चीज़ अगर आप कहीं पे भी देखते हो कोई भी फिगर में, तो आप सामने वाले को, मेरा मतलब सामने वाले का मतलब पेपर में आप ये लिख सकते हो कि ये एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। और जब आप ये लिखोगे तो आप रीज़न क्या लिखोगे? रीज़न लिखोगे टेंजेंट थ्योरम। तो इसको बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। चलिए इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। जैसा ये एक टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इसको मिला देंगे तो अब ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। इसी तरह आपको हर जगह पे समझना है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं कुछ दूसरी चीज़, कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम टेंजेंट। डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम टेंजेंट मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम टेंजेंट। थोड़ा एक दूसरा चीज़ देखते हैं। सपोज एक ये पॉइंट है और यहाँ पे एक लाइन है, और मैंने पूछा कि बताइए कि ये जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो है इस लाइन से वो कौन सा है? क्या वो ये डिस्टेंस है? क्या वो ये डिस्टेंस है? क्या वो ये डिस्टेंस है? क्या ये है? क्या ये है? क्या ये है? क्या ये है? इन सभी में से ऐसा कौन सा लाइन है जो, जिस लाइन को हम बोल सकते हैं कि ये लाइन है इसका
डिस्टेंस इस पॉइंट का या ये लाइन है, ऐसे किस लाइन को आप बोलेंगे? तो यहाँ पे आप समझिए जब ऐसे कंडीशन आते हैं तो जो सबसे छोटा लाइन होता है, सबसे छोटा लाइन, जैसे अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना चालू करोगे बहुत सारे, तो सब लाइन जो होंगे इससे बड़े ही होंगे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो वो लाइन अगर इससे बड़े हैं तो वो डिस्टेंस नहीं है, तो सबसे जो छोटा लाइन होता है वो उसका डिस्टेंस होता है। लेकिन दूसरी बात है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये सबसे छोटा लाइन है? आपको एक्चुअल में ऐसा कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, ना ही आपको ऐसे कोई क्वेश्चन बताने वाले हैं कि आप बताइए सबसे छोटा क्या है। उसकी पहचान ये है कि अगर वो छोटा है तो उसका बेस के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अगर वो 90 डिग्री बना है तो वही छोटा सबसे रहेगा और वही इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस रहेगा। ये आप अच्छी तरह समझिए। और यही चीज़ को अब हम देखने वाले हैं एक्चुअल में सर्कल में। तो अगर एक हमारे पास सर्कल है और फिर उसका एक सेंटर है और एक टेंजेंट है और ये है टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब एक चीज़ आप समझिए पहले कि टेंजेंट, जो हमने अभी टेंजेंट थ्योरम समझा था, जिसके अंदर अगर हमने रेडियस ड्रॉ किया है किसके ऊपर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जैसे यहाँ पे रेडियस ड्रॉ किया है तो हमको पता है कि वो 90 डिग्री मिल जाता है टेंजेंट थ्योरम से। आपने देखा कि रेडियस जो है वो इसको टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, इसको बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। तो अब आपको दूसरी तरफ आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है, सबसे छोटा लाइन है। और अगर ये सबसे छोटा लाइन है तो यही डिस्टेंस है जो इस पॉइंट का इस टेंजेंट से है। तो ये इसका डिस्टेंस है, ये आपको अप्लाई करने का है, ये सारी चीज़ आपको सम्स में सॉल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट सम्स क्या लिखा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल का सेंटर है, रेडियस यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉ हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन रेडियस 6 सेंटीमीटर ही आपको याद रखना है। लाइन ए बी इज अ टेंजेंट, ये जो लाइन देख रहे हैं ये ए बी लाइन जो है वो टेंजेंट है एट ए का मतलब आप समझिए कि ए जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। फिर क्या बोला कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको ऐसे 4 क्वेश्चन के आंसर देना है। पहला लिखा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी वाई, एंगल सी ए बी। तो देखिए इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल है सी ए बी, इसका मेजर क्या है, कितना है और क्यों, अगर उतना है तो वो क्यों है। तो देखिए हमने इसको ज्वाइन किया तो ये तो एक रेडियस है, ठीक है, और ये उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था और ये एक टेंजेंट था। तो अभी हमने पढ़ा कि रेडियस जो है वो अगर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आके मिला है टेंजेंट से तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो अगर वो परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब है कि एंगल सी ए बी जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और अगर पूछा है क्यों, तो ये हमको सिखाया गया टेंजेंट थ्योरम में, तो हम बोल सकते हैं बाय टेंजेंट थ्योरम, उसका रीजन सिर्फ इतना लिख सकते हैं बाय टेंजेंट थ्योरम। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसा, तो चलिए शुरू यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि पहले कि सी ए जो है वो एक रेडियस है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि सी ए इज ए रेडियस, और फिर ये बोलते हैं कि ए बी जो है वो टेंजेंट है एट पॉइंट ए। तो हम लिखते हैं एंड ए बी इज ए टेंजेंट एट पॉइंट ए बोलिए, एट ए बोलिए। तो अब अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो फिर सी ए जो रहेगा ए बी पे परपेंडिकुलर रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर सी ए जो रहेगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी को, और इसका रीज़न आप बोल सकते हो टेंजेंट थ्योरम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम टेंजेंट थ्योरम। और फिर अगर टेंजेंट थ्योरम आपने लिख दिया और ये परपेंडिकुलर बता दिया तो इसका मतलब एंगल सी ए बी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल सी ए बी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो बस इतना ही बताना है आपको। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी वाई। तो पॉइंट सी जो है उसका जो डिस्टेंस है ए बी से वो कितना है और क्यों। तो चलिए उसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, उसका डिस्टेंस होता है, और उसकी पहचान है कि वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको पता चल ही रहा है कि सी ए जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। और दूसरी बात है कि उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे रेडियस 6 दिया है और सी ए 6 है भी, क्योंकि सी ए रेडियस है। तो अगर रेडियस 6 दिया है और सी ए रेडियस है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर भी है ए बी पे, तो यही सबसे शॉर्टेस्ट लाइन भी है। तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 6 सेंटीमीटर गिवन है सपोज। तो सेकेंड वाला करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ 6 सेंटीमीटर, ये पहली बात बताते हैं। दूसरी बात बोलते हैं कि सी ए इज़ रेडियस। तो सी ए रेडियस ये भी बता देते हैं।
यहाँ पे लिखते हैं कि सी ए इज़ रेडियस, और फिर अब क्या बोलते हैं कि सी ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। सी ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका रीज़न अगर आप चाहो तो टेंजेंट थ्योरम लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऑलरेडी बता दिया है। तो अब क्या बोल सकते हैं हम, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे पूछा कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज़ 6 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया, और y जो है वो इसका ये रीज़न है स्टूडेंट्स। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, थर्ड वाला देखते हैं। तो चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इफ़ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी इज़ 6, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो 6 है, तो हमसे बोला कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी सी, मतलब बी सी आपको फाइंड आउट करना है, तो बी सी आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर ये 6 है और अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, तो ये भी हमने देखा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6, जिसमें से सी ए आपको मालूम है कि 6 है। तो अगर ये 6 है, ये 6 है, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड लिखते हैं, और पहले ये बोल देते हैं कि सी ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रूव किया, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो प्रूव्ड, या आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में जहाँ पे आपने ये लिखा था, अगर वहाँ पे इक्वेशन 1 लिखे होते तो आप लिख सकते हो तो फ्रॉम 1। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, देयरफॉर इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, बोलिए सी ए बी के ट्राइंगल का नाम लेने के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ भी नाम लिख लीजिए। तो ए बी सी लिखते हैं, और बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनस है बी सी, तो आपको मिलेगा बी सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, फिर आप कोई भी साइड लिख लिए तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस दूसरा हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर बी सी स्क्वायर सेम रहेगा विच इज़ इक्वल टू ए सी आपको मालूम है 6 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 6 का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी वो भी 6 है, तो लिखते हैं 6 का स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर 6 6 36 हो जाएगा, ये भी 6 का स्क्वायर 6 6 36 हो जाएगा। दोनों को आप प्लस करोगे तो आपको 72 मिलेगा, लेकिन ये बी सी के स्क्वायर का फॉर्मूला है, वैल्यू है। देयरफॉर बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 72। तो जिसके लिए आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालिए 72, तो 2 3 ज़ा 6, एक आ रहा है 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, एक आ रहा है 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9, और फिर 3 1 ज़ा 3। तो इसका एक पेयर बन गया, मतलब 2, इसका नहीं बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, मतलब इंटू 3, तो 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा बाहर, जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। इसका एक अकेले का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये अंदर आ जाएगा रूट 2। तो बी सी आपको मिल जाता है 6√2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर भी दिया है यहाँ पे। तो अब ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे लिख दीजिए सेंटीमीटर, और चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। तो एक मिनट, तो चलिए फोर्थ वाले में क्या लिखा कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी वाई। तो ए बी सी इसका मेजर क्या है और क्यों उसका मेजर जो आपको मिलने वाला वो है, तो उसको तो जो हम सॉल्व करेंगे वही उसका रीज़न रहेगा। यहाँ पे y का जो रीज़न रहेगा जो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले वही है। तो इसको कैसे हम किस तरह इसका एंगल इसका मेजर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल में है। तो फोर्थ वाला है ये, तो यहाँ पे लिखते हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। क्योंकि ये गिवन है, दोनों का वैल्यू सेम है 6, तो ये गिवन लिखिए। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके सामने वाले जो दो एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल, वो दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट साइड के सामने जो एंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि जब एक ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, जिसको आप कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हो। तो अगर ये दोनों इक्वल है, जो हमने यहाँ पे लिखा है कि ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि देयरफॉर एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे
कि देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी, इसका दो रीज़न आप लिख सकते हो कि अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, या आप लिख सकते हो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर आपको नहीं याद रहा, आपने अगर सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल भी लिखा है तो भी टीचर मार्क्स दे देती है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हमने ये चीज़ बता दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है। यहाँ पे आप इसको एक इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, इसको कर दी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये बताया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, पर हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे तो बोला है कि आप इस एंगल का मेजर बताइए कितने डिग्री का है वो। तो अब ये ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल को अगर कभी भी आप प्लस करोगे तो आपको 180 मिलता है, आप अच्छी तरह जानते हो। तो उसके बेस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये वाला मेजर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ये ट्राइंगल के अंदर ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल, अब तीनों एंगल है, एक इसका नाम लिखिए, एक इसका नाम लिखिए, एक इसका नाम लिखिए। तो इसका अगर नाम लिखेंगे तो एंगल सी ए बी बोलिए या एंगल बी ए सी बोलिए। तो मैं इसका नाम लिख रहा हूँ सी ए बी। तो एंगल सी ए बी प्लस एंगल फिर ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीज़न आप लिखिए सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, या सिर्फ लिखिए सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ये आपको लिखना है प्लीज़। अब देखिए सी ए बी आपके पास है 90 डिग्री, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा 90 डिग्री, फिर प्लस एंगल ए सी बी और एंगल ए बी सी। हमसे क्या पूछा है? एंगल ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे जो ए सी बी है वही ए सी बी ए बी सी के इक्वल में था 1 में, तो हम करने क्या वाले हैं कि ए सी बी के प्लेस पे ए बी सी लिख देंगे, और यही ए बी सी आपसे पूछा है। तो इसके प्लेस पे हम लिखते हैं एंगल ए बी सी, क्योंकि वही ए सी बी ए बी सी के इक्वल में था। और आगे फिर से आपको सेम चीज़ मिलता है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, और आपको मिल जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखिए यहाँ पे फ्रॉम 1, तो ये चीज़ आपको लिखना है, क्योंकि हमने जो चेंजेस किया है उसका जो प्रूफ है वो आपको 1 में मिल जाएगा कि क्यों यहाँ पे हमने ए सी बी को ए बी सी कर दिया। तो यहाँ पे हमने बता दिया था कि ए सी बी ए बी सी के बराबर है। अब ये प्लस 90 जो है जब ये वहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे आएगा तो 180 से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स एंगल ए बी सी हो जाएगा। तो दोनों एक साथ करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 टाइम एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला, और ये प्लस 90 वहाँ पे आएगा तो माइनस 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 में से 90 माइनस किया तो 90 आ जाएगा। तो देयरफॉर 2 टाइम्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको इसके बाद एक स्टेप ये लिखना है कि 2 जब आप वहाँ पे भेजोगे तो 2 90 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो जब डिवाइड करोगे तो 90 का हाफ हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब आप बोल सकते हो देयरफॉर एंगल ए बी सी जो है वो आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। एक स्टेप आप लिख देना वहाँ पे, तो आपको मिलता है 45 डिग्री, तो आपको मिल गया। और ये जो y लिखा है वो ये सारे रीजन्स है उसके। तो चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरी तरह, एक मिनट का, क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरी तरह कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो चलिए सेकेंड सम्स करने से पहले एक कंसेप्ट देखते हैं, एक थ्योरम देखते हैं जिसको बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और इसके पहले हमने देखा था टेंजेंट थ्योरम, और इस बार हम देखने वाले हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और सिर्फ हम थ्योरम एक्चुअल में फिर से नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम उसका रिजल्ट देखने वाले हैं। तो क्या है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम? तो सपोज़ करिए कि हमारे पास एक सर्कल है, उसका ये सेंटर है, और एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल से काफ़ी दूर पे यहाँ पे है, और आपको ये बोला गया कि यहाँ से आप इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाइए, इसको टच करके जाना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 2 टेंजेंट बनाया जा सकता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, बाकी और कहीं पे भी नहीं बनाओगे क्योंकि वो उसको सीकेंड बन जाएगा वो। तो एक टेंजेंट सपोज हमने यहाँ पे बना दिया और एक टेंजेंट हमने यहाँ पे बना दिया। अब यहीं पे रुक के अगर आपसे मैं पूछूं कि अब इन दोनों में से बड़ा टेंजेंट कौन सा है, तो अगर आप सोच रहे हो कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि ये एरो है, इसका मतलब ये आगे जाता है, ये स्टॉप नहीं हो रहा, ये आगे चला जा रहा है, ये भी आगे चला जा रहा है। तो दोनों कहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं? तो ये चीज़ ऐसा देख के आप नहीं बोल सकते हो कि ये टेंजेंट बड़ा है और ये टेंजेंट छोटा है। और दूसरा मिस्टेक क्या हो रहा है कि टेंजेंट जो है वो कहाँ तक होता है, पहले ये आप समझिए। इस पॉइंट से शुरू होगा और जब यहाँ पे पहुँचेगा, अगर यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला है
तो टेंजेंट सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, इसके आगे का जो पार्ट होता है वो टेंजेंट नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो ये कोई टेंजेंट का पार्ट नहीं है। तो अगर ये टेंजेंट है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके लिए भी यहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये वाला जो टेंजेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये भी आपको छोड़ना है और ये भी आपको छोड़ना है। तो टेंजेंट के लिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक समझना है और यहाँ से लेके यहाँ तक समझना है। और आपको एक चीज़ अच्छी तरह समझना है कि कभी भी अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट होता है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, उसी को हम बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। जब कभी आप ये बताने की कोशिश करोगे कि ये दोनों इक्वल है तो उसका रीज़न आप दोगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और टेंजेंट थ्योरम में हमने क्या देखा था, जब सेगमेंट नहीं था, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था, तो उसमें हमने देखा था कि जब रेडियस रेडियस जो होता है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, जहाँ पे आपको 90 डिग्री मिलता है, वो टेंजेंट थ्योरम था। लेकिन टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या है, जब आप बाहर पॉइंट से टेंजेंट के सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाया जाता है और आप ये बताने की कोशिश करते हो कि वो दोनों इक्वल है, तब आप लिखोगे उसका रीज़न टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। जैसे अगर इस पॉइंट का नाम अगर P है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम Q है और इसका नाम R है, तो इतना आप समझिए कि PQ और PR दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इतना समझिए कि आगे का पार्ट टेंजेंट पे इंक्लूड नहीं होता है। और यही कंसेप्ट हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 में। तो चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे क्या लिखा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब इस फिगर में O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक समझिए कि सर्कल का जो सेंटर है वो O है। फिर लिखा कि फ्रॉम पॉइंट R जो सर्कल के बाहर है, सेगमेंट RM बनाया गया है एंड सेगमेंट RN बनाया गया है। आर द टेंजेंट बोला है और यहाँ तक बनाया, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों के। टचिंग द सर्कल एट पॉइंट M एंड N, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक का नाम M है और एक का नाम N है। इफ़ OR इज़ 10, अगर O से लेके R तक का जो डिस्टेंस है ये अगर 10 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 10 हो रहा है, तो हमसे बोला कि एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 5, सर्कल का रेडियस 5 है। अब यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे 5 मिलेगा, यहाँ पे ड्रॉ करोगे 5 मिलेगा, यहाँ पे ड्रॉ करोगे 5 मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे भी, लेकिन यहाँ पे अगर ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको फ़ायदा क्या होएगा, चलिए मैं बताऊँगा, लेकिन आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। तो वो रहेगा 5 सेंटीमीटर। फिर हमसे बोला कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट टेंजेंट सेगमेंट। तो अब हमसे पूछा है कि दोनों टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ क्या होगा। देखिए, दोनों टेंजेंट सेगमेंट इक्वल होंगे। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से हम ये बोल सकते हैं कि MR जो है वो NR के इक्वल में है, पर हमसे ये नहीं पूछा कि प्रूव करने बोला है, हमसे पूछा कि व्हाट इज़ द लेंथ, इसका लेंथ बताइए। तो इसका लेंथ हम तब बता पाएंगे जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे OM और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ON। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ सेगमेंट OM एंड सेगमेंट ON। तो सेगमेंट OM बनाएंगे हम और सेगमेंट ON बनाएंगे। और फिर आप समझिए कि OM जो है वो रेडियस है और MR जो है वो टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट, इसका मतलब है कि ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका रीज़न रहेगा टेंजेंट थ्योरम, ना कि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में हम ये दोनों इक्वल बताते हैं, लेकिन टेंजेंट सेगमेंट में टेंजेंट थ्योरम में हम रेडियस और टेंजेंट बताते हैं। तो ये 90 जिस तरह होगा उसी तरह ये भी 90 हो जाएगा। अब ये 90 होने के बाद आपको फ़ायदा क्या हो रहा है कि रेडियस आपको 5 दिया था, तो ये 5 बन जा रहा है। और अगर आप इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर आपको 90 के सामने पाइथागोरस 90 के सामने आपको हाइपोटेनस का वैल्यू मिल रहा है और एक साइड का वैल्यू मिल रहा है और एक साइड बच रहा है। तो पाइथागोरस के फॉर्मूले से आप ये निकाल लोगे। अगर ये मिलेगा तो डायरेक्टली आप बता दो कि ये भी सेम रहेगा। उसका रीज़न रहेगा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस के थ्योरम से MR का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली NR का भी वैल्यू बता देंगे। तो ईच टेंजेंट सेगमेंट का जो उन्होंने वैल्यू पूछा है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखते हैं कि OM इज रेडियस एंड MR इज टेंजेंट। MR इज टेंजेंट। और फिर हम लिखते हैं देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू MR। देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू MR और इसका रीज़न लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम आपको लिखना है।
तो अगर ये इसको परपेंडिकुलर हो गया तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल OMR, तो देयरफॉर इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OMR बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या मिलेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर जो 90 के सामने है तो वो OR है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे OR स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, फिर ये साइड ले लीजिए OM स्क्वायर और फिर प्लस दूसरा साइड ले लिए MR स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं MR स्क्वायर। तो इस बार OR का वैल्यू आपके पास है, मतलब हाइपोटेनस का वैल्यू है, तो इसके प्लेस पे हम 10 लिखेंगे। तो OR का स्क्वायर है तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 10 का स्क्वायर, फिर विच इज़ इक्वल टू OM हमारे पास है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और फिर बचता है MR, तो लिखना पड़ेगा MR का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 100, 5 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 25, फिर प्लस MR का स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ पे लाएंगे तो 100 माइनस 25 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू MR स्क्वायर। मतलब देखा जाए तो MR स्क्वायर जो है वो आपको मिलता है 75, तो MR क्या मिलेगा आपको, MR मिलेगा रूट ऑफ 75। तो चलिए 75 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो 7 + 5 12 होता है, तो 3 के टेबल में जाएगा, तो 3 के टेबल में लिखते हैं 3 × 2 = 6, एक बचता है 3 × 5 = 15। अब ये 3 के टेबल में जाएगा तो 5 के टेबल में जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 1 = 5, तो इसका पेयर बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा, इसका पेयर नहीं बना तो अंदर रहेगा। तो देयरफॉर MR जो है वो आपको मिल जाएगा 5√3, तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर MR जो है वो आपको मिलता है 5√3। तो अगर MR 5√3 है तो NR भी क्या रहेगा, 5√3 रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर MR ये इक्वल होएगा NR को, और दोनों का वैल्यू मिल जाएगा आपको 5√3, और इसका रीज़न आ जाएगा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। आपको मैंने बताया था टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम आपको तभी बताना है जब आप ये दोनों इक्वल बताते हो। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब आपको सेकेंड और थर्ड भी करना है, तो चलिए सेकेंड और थर्ड देखते हैं इसका। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल MRO। तो एंगल MRO ये जो एंगल है इसका मेजर क्या है आपको बताना है। तो आप इसका मेजर कैसे बताओगे, अब आपके पास सिर्फ एक ही एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है अगर इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो। फिर दूसरा चीज़ आपको एक रेडियस पता था 5, और आपको ये भी मालूम है OR जो यहाँ पे दिया है 10, ये चीज़ पता है इस ट्राइंगल के अंदर। तो देखिए अब यहाँ पे दो तरीका है, एक तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह जानते थे तो आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखते थे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लेके, तो भी आपको मिल जाता था। और दूसरा ये है कि हमने अभी पाइथागोरस के थ्योरम में जो सेकंड चैप्टर किया था, ये तो थर्ड चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने 30, 60, 90 डिग्री का एक थ्योरम देखा था, जिसमें 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, अगर ये 30 होता तो ये 30 नहीं लिखा तो नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये 30 है तो इसका मतलब ये होता था कि उसके सामने जो साइड रहेगा वो उसके हाइपोटेनस का हाफ रहेगा। ये हमने पढ़ा था कि अगर वो 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, अगर ये ट्राइंगल आपने पढ़ा है, देखिए अगर आपको पाइथागोरस का वो जो क्वेश्चन मैंने जो कराया है 30, 60, 90 को लेके, वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, तो 30 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस का हाफ होता है। वो तब होता है जब वो 30, 60, 90 होता है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो कि 5 जो है वो 10 का हाफ है। तो अगर ये साइड हाइपोटेनस का हाफ दिख रहा है तो इसका यही मतलब होता है कि इसके सामने वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है, जिसको हम कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री बोलते हैं। तो देखिए 30, 60, 90 का ट्राइंगल का मैं फिर से आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ कि 30, 60, 90 ट्राइंगल में 30 के सामने वाला हाफ होता है, और कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 में अगर वो हाफ है तो वो 30 उसके सामने वाला जो एंगल रहेगा वो 30 रहेगा। तो हम यहाँ पे कन्वर्स लेंगे, पहले हम ये बोलेंगे कि MO जो है इज़ हाफ ऑफ OR, और फिर हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री एंगल MRO इज़ 30 डिग्री। बस इतने पे आपको ख़त्म कर देना है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आप ऐसा लिख सकते हो पहले कि MO जो है वो है 5, और फिर आप लिख सकते हो OR वो है 10, और फिर आप बोल सकते हो देयरफॉर MO जो है वो हाफ है OR का, और ये तब होता है जब 30 डिग्री रहेगा, तब 30, 60, 90 रहेगा, वो ट्राइंगल रहेगा तब। तो अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ
कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ट्राइंगल। आपको डायरेक्टली लिख सकते हो कि एंगल MRO जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। आप लिख सकते हो एंगल MRO जो है वो आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। तो बस इतना डायरेक्टली लिखने का था आपको। तो देखिए MRO आपको मिल गया। अब आपसे दूसरा जो थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल MRN। एंगल MRN मतलब ये पूरा जो मेजर है वो कितना होगा। तो यहाँ पे हमने इसका वैल्यू 30 डिग्री निकाला क्योंकि इसके सामने 5 था और ये था हाइपोटेनस 10। अगर ये ट्रायंगल में आते हैं तो ये भी तो रेडियस है, तो ये भी 5 है और ये 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो इसके सामने वाला जो साइड है वो भी हाइपोटेनस का हाफ हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी एंगल क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। तो जैसा हमने ये निकाला है और ये 30 डिग्री पाया है, वैसा इसमें भी हमको इसी स्टेप से मिल सकता है, ये भी 30 डिग्री। तो वो आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल NRO वो भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अब ये अगर 30 डिग्री मिल रहा है और ये पहले से हमने 30 डिग्री निकाला है, तो MRN, अगर MRN की बात करेंगे तो आपको MRO प्लस NRO दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल NRO इज़ 30 डिग्री, और फिर हम बाद में लिखेंगे देयरफॉर एंगल MRN इज इक्वल टू MRO प्लस NRO विच इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि सिमिलरली we can prove कि एंगल NRO जो है, एंगल NRO वो भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अभी हमको 30 डिग्री ये भी मिल गया, अब MRN पूछा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल MRN इज इक्वल टू एंगल MRO, एंगल MRO प्लस एंगल NRO, एंगल NRO, इन दोनों को प्लस करेंगे तब जाके आपको ये पूरा मिलेगा। तो 30 डिग्री दिया है, दोनों भी 30 डिग्री हमको मिला है, एक MRO यहाँ पे 30 डिग्री मिला है और NRO यहाँ पे 30 डिग्री मिला है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और फिर लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल MRN इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये भी हो जा रहा है। ये है आपका थर्ड, जो हमने थर्ड सॉल्व किया अभी। तो चलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश हो रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है कि सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। तो एक सर्कल है, उसका सेंटर O है और सेगमेंट RM एक टेंजेंट है और सेगमेंट RN एक टेंजेंट है, जो बाहर सर्कल के बाहर एक पॉइंट है वहाँ से ड्रॉ हुआ है। तो आपको पता है कि RM और RN इक्वल रहेगा, जिसका रीजन रहेगा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो अच्छी तरह सुन लीजिए कि RM और RN इक्वल रहेगा क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है ये चीज़। दूसरा हमसे क्या पूछा, फिर दूसरा मतलब आगे क्या पूछा कि प्रूव करिए कि दैट सेगमेंट OR, अभी जो सेगमेंट OR ड्रॉ हुआ है ये OR, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये हाफ कर रहा है किसको, एंगल MRN, एंगल MRN। मतलब अगर ये MRN 60 डिग्री हुआ होगा तो ये 30 बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा। अगर ये 80 डिग्री है तो ये 40 बन जाएगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये 25 हो जाएगा। मतलब इसके वजह से ये और ये दोनों, ये पूरा हाफ हो रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। हाफ होने का मतलब आप समझिए कि ये दोनों इक्वल हो रहा है। 60 होता तो 30 होता तो इक्वल हो रहा है। और दूसरा इसी के वजह से ये जो MON है ये भी क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल में ये लाइन के ड्रॉ होने से ये भी आधा हो जा रहा है और ये भी आधा हो जा रहा है। और हमको क्या समझना है कि हम ये बता देंगे कि ये और ये, देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगर इस लाइन के वजह से ये और ये आधा हो रहा है और वो हमको प्रूव करना है, तो हमको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव कर देना है आपको, और ये एंगल और ये एंगल आपको प्रूव करना है। अगर आप किसी तरह प्रूव कर देते हो कि एंगल MOR और एंगल NOR इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल है, मतलब ये हाफ हो रहा है। देखिए फिर से बता रहा हूँ, इक्वल का मतलब फिर से, अगर ये 120 डिग्री है तो इसको 60 होना पड़ेगा, इसको 60 होना पड़ेगा हाफ होने के लिए। तो 60 मतलब दोनों सेम हो रहा है, तो दोनों सेम होता है तभी तो हाफ हो रहा है ना स्टूडेंट्स। तो आप ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल बताते हो तो भी आपका काम हो जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे अगर आप ये बता देते हो कि एंगल MRO और एंगल NRO इक्वल है तो भी आपका काम हो जाएगा। मतलब ये प्रूव करने के लिए कि OR जो है
वो इन दोनों एंगल को हाफ कर रहा है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू NOR और MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू NRO। और ये किस तरह करेंगे वही हमको देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है कि इसको इसके ऊपर अगर फिट करेंगे, इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो एकदम एग्जैक्टली बैठ जाएगा। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब है उसके सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो अपने आप ये एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल के इक्वल हो जाएगा और फिर हमारा काम हो जाएगा। तो आपका मेन काम रह गया कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जो कॉन्ग्रुएंट के जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हम किस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 टेस्ट यूज़ कर सकते हो, जिसमें से मैं आपको साइड टेस्ट से प्रूव करके बताने वाला हूँ। आप इसको हाइपोटेनस साइड टेस्ट से भी प्रूव कर सकते हो। तो आपको पता है ये टेस्ट क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, जिससे आप 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो। तो चलिए मैं आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके बताने वाला हूँ। जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो अपने आप ये वाला एंगल को इक्वल हो जाएगा, जिसकी ज़रूरत हमको नहीं है। लेकिन हाँ, ये एंगल को इक्वल हो जाएगा जिसकी ज़रूरत हमको है। ये एंगल को इक्वल हो जाएगा जिसकी ज़रूरत हमको है। और फिर हम डायरेक्टली बोल देंगे कि OR इनको और इसको हाफ कर रहा है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल MOR, ये ट्रायंगल लेते हैं MOR और दूसरा हम ट्रायंगल लेते हैं NOR। ट्रायंगल लिख लेते हैं ट्रायंगल NOR। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या हो रहा है। देखिए आपको ऐसे टेस्ट से प्रूव करना है। तो ये जो साइड है OM, क्या ये इसके इक्वल में है? क्या आपसे किसी ने पूछा कि क्या OM जितने लेंथ का है ON भी उतने लेंथ का है, तो आप हाँ बोलोगे। अगर तो आपसे सामने वाले ने पूछा कि क्यों सेम है, तो आप बोलोगे कि OM भी रेडियस है सर्कल का और ON भी रेडियस है सर्कल का, और एक सर्कल के अंदर दोनों रेडियस इक्वल होते हैं। तो सर्कल के लिए वो भले रेडियस है, लेकिन ट्रायंगल के लिए तो एक एक साइड बन रहे हैं वो। तो आप यहाँ पे पहले ऐसा बोलोगे कि OM जो MOR में आ रहा है और वो हमने पहले लिखा है, तो आप बोलोगे सेगमेंट OM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ON। और इसका रीज़न आप क्या लिखोगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल मतलब एक ही सर्कल के रेडियस, एक को रेडियस बोलते हैं, एक से ज़्यादा रहेगा तो रेडियाई बोलेंगे। तो ये एक चीज़ बता दिया। अभी तक आपने ये बताया कि ये साइड के इक्वल में है। मतलब एक एक चीज़ एक इन्फॉर्मेशन बता दिया। अभी एक इन्फॉर्मेशन आपने बताया है। दूसरा आप क्या करेंगे, दूसरा देखिए इस ट्रायंगल के अंदर एक साइड है OR और इस ट्रायंगल के अंदर भी वही साइड है OR, जो इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेगमेंट OR जो है इस ट्रायंगल में भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा सेगमेंट OR को, या RO लिखिए, इस ट्रायंगल में भी। और इसका रीज़न है कॉमन साइड, क्योंकि वो दोनों के लिए कॉमन है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉमन साइड। तो अब हमने दूसरा भी इन्फॉर्मेशन बता दिया कि ये जो साइड है ये दोनों के लिए इक्वल है, इसके अंदर भी है इसके अंदर भी। तो आप एक इन्फॉर्मेशन आपने और बता दिया। अब सिर्फ एक साइड और आप बता दिए दोनों में इक्वल है, तो आपका काम हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट बता दोगे। और वो साइड बचता है ये दोनों। तो आप अभी बताइए कि क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? क्या हमने टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में नहीं देखा था कि बाहर के पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो दोनों इक्वल होते हैं? तो सीधी सी बात है, वो इक्वल है। तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि MR इज इक्वल टू NR और उसका रीज़न लिखेंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सेगमेंट MR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट NR को, और इसका रीज़न लिखेंगे। तो इसका रीज़न आप लिखोगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, क्योंकि आपने ये दोनों टेंजेंट इक्वल बताया। तो हमारा थर्ड इन्फॉर्मेशन भी हमने बता दिया कि ये और ये इक्वल है, मतलब 3 साइड बता दिया। तो अब अगर इस ट्रायंगल के 3 साइड इस दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड को इक्वल है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा उसके ऊपर फिट बैठेगा, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये एंगल को इक्वल हो जा रहा है, ये एंगल को इक्वल हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टली देयरफॉर ट्रायंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NOR बाय साइड टेस्ट, और फिर हम डायरेक्टली एंगल लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल MOR is congruent to NOR is congruent to triangle NOR, और इसका रीज़न रहेगा बाई साइड टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी लिखे या टेस्ट लिखे तो भी चलेगा। तो अब फाइनल हो गया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं
कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल में हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल में हो जाएगा, और जिसका रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल एम ओ आर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल एन ओ आर के, और दूसरा एंगल एम आर ओ ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल एन आर ओ को, और दोनों का रीज़न आ जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ एंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और अब अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो देयरफॉर सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल एम आर एन एज वेल एज एंगल एम ओ एन को। तो यहाँ पे आप लिखिए कि देयरफॉर सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट एंगल एम आर एन एंड एंगल एम ओ एन। तो साइड टेस्ट से प्रूव किया। अगर आपको हाइपोटेनस साइड टेस्ट से प्रूव करना है तो ये रेडियस इसको परपेंडिकुलर है, तो ये रेडियस ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसको आप टेंजेंट सेगमेंट बोलोगे, और ये भी उसी तरह हो जाएगा। तो ये एक ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस है, जो इसके लिए भी तो दोनों हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा, और एक साइड आप बता दीजिए, जैसे ये साइड रेडियस है और ये साइड भी रेडियस है, तो हाइपोटेनस साइड और हाइपोटेनस साइड टेस्ट से भी आप प्रूव कर सकते हो कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद ये चीज़ आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या लिखा कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर एक सर्कल में दो टेंजेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे को पैरेलल है और उस सर्कल का रेडियस अगर 4.5 है, तो उन दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो ये विदाउट डायग्राम तो हम नहीं कर सकते, तो सपोज़ एक डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं और उसका ये सेंटर है जिसका नाम O है। तो ये चीज़ हमको दिया है क्योंकि हमको सर्कल की बात किया है, तो ये चीज़ हमारे पास गिवन में है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे गिवन में कि पॉइंट O जो है वो सर्कल का सेंटर है और उस सर्कल का रेडियस कितना है 4.5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉइंट O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। फिर हमसे दो टेंजेंट के बारे में बात किया, दोनों टेंजेंट पैरेलल है, तो पहले एक टेंजेंट बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि एक ये टेंजेंट है जिसका नाम L है और उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो A है। तो ये भी गिवन में है, तो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं कि लाइन L इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A। लाइन L इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A। और सिंस दो टेंजेंट के बारे में बात किया तो एक टेंजेंट और ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो एक टेंजेंट और है, सपोज उसका नाम M है और उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो है B। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं फिर से कि लाइन M इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट B। लेकिन क्या बोला है कि दोनों पैरेलल टेंजेंट है स्टूडेंट्स, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट पैरेलल है, मतलब L टेंजेंट L या लाइन L जो है लाइन M को पैरेलल है। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे हम लिखते हैं कि लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M। और फिर हमको क्या बोला है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो ये दोनों जो पैरेलल टेंजेंट है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टू फाइंड में कि डिस्टेंस बिटवीन लाइन L एंड लाइन M, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब कौन सा डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर हमने ये O से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया या O से हमने अगर रेडियस भी ड्रॉ कर दिया तो यह ऑब्वियसली यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक रेडियस अगर हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ मिलाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में अगर देखा जाए तो यही डिस्टेंस है, लेकिन अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो वो तो आएंगे स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे इसको इसी तरह प्रूव करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में। देखिए पहले हम बोलते हैं कि OA जो है वो लाइन L को परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये टेंजेंट थ्योरम से आपको पता चलेगा कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि OA इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन L। लाइन L इसको कंडीशन नंबर 1 कर देते हैं, और उसी तरह OB जो है वो भी परपेंडिकुलर है लेकिन लाइन M पे, तो यहाँ पे लिखते हैं OB इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन M और इसको करते हैं कंडीशन नंबर 2, और इन दोनों का रीज़न सेम रहेगा टेंजेंट थ्योरम। तो यहाँ पे लिखते हैं टेंजेंट थ्योरम और टेंजेंट थ्योरम, क्योंकि आपको मालूम है टेंजेंट थ्योरम में रेडियस जो होता है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। तो अब देखिए ये इसको परपेंडिकुलर है इसके ऊपर और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, लेकिन ये दोनों पैरेलल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लाइन L जो है वो पैरेलल है लाइन M को,
क्योंकि गिवन है, दोनों पैरेलल होना चाहिए, तो ये गिवन है। इसको हम करते हैं कंडीशन नंबर 3 और इसका रीज़न लिखते हैं गिवन। तो इसका रीज़न लिख देते हैं गिवन। तो अब देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों सीधे सीधे पैरेलल हैं, इनका बीच का डिस्टेंस हर जगह पे सेम है, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर इसको और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है इसको। तो अगर हम देखेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 एंड 3, अगर ये तीनों को एक साथ समझेंगे तो आपको ये तीनों जो पॉइंट है वो कोलिनियर लगेगा, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। लगेगा मतलब आता है क्या, A डैश O डैश B। आपको थोड़ा समझना है, जैसे देखिए कि अगर हम ये इसको यहाँ पे ऐसा समझते हैं कि ये एक लाइन है जिसके ऊपर ये इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, और एक दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है जो इस लाइन पे पैरेलल है, सॉरी इस लाइन को परपेंडिकुलर हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये नॉन कॉलिनियर है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है, और ये नॉन कॉलिनियर है। लेकिन क्या ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं, ये यहाँ पे जाके और ये यहाँ पे जाके मिल जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो ये तीनों पॉइंट सीधे एक स्ट्रेट लाइन में आ भी नहीं रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको हटा के इसको पैरेलल कर देते हैं, इसको इस तरीके से हटा के अगर इस तरीके से बनाते हैं, इसको हम हटा के ऐसा कर देते हैं, तो अब ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जब यहाँ पे आएगा तो आप देखोगे तो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। जब ये पैरेलल रहेंगे और ये परपेंडिकुलर रहेंगे तो ये तीनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में आना ही पड़ेगा, और वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि AOB हो जाएगा। यहाँ पे B बराबर लिख देते हैं। तो अब AOB अगर ये कोलिनियर है तो AB का वैल्यू कैसे मिलेगा आपको, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर AB हमको जो मिलेगा A से लेके B तक, उसमें AO और BO को प्लस करना पड़ेगा। तो AO प्लस BO, जिसमें से AO भी रेडियस है, BO भी रेडियस है, और रेडियस हमको दिया 4.5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4.5 प्लस 4.5, जिसका वैल्यू आ जाएगा 9। तो AB आपको मिल जाएगा 9, और फिर लास्ट में आप लिख लेंगे कि देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स इज़ 9 सेंटीमीटर। तो आपको ऐसा लिखना है यहाँ पे। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी फिनिश हो रहा है, और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.3 भी फिनिश होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।